देखो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रजिस्ट्रेशन है क्या। देखो, रजिस्ट्रेशन का मतलब ना होता है कि अपनी फर्म का नाम जब हम रजिस्ट्रार के पास, अपने एरिया का जो रजिस्ट्रार होता है उसके पास हम उसको रजिस्टर्ड कराते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? रजिस्ट्रेशन। मतलब हमारा नाम फर्म का कहाँ लिखा गया? रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड हो गया, अपने एरिया में जो भी रजिस्ट्रार है उसके पास, तो दैट वी कॉल द रजिस्ट्रेशन। अब पार्टनरशिप फर्म के लिए ये ऑप्शनल होता है कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं या ना कराएं, लेकिन डेफिनेटली अभी हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं एक्स्ट्रा तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप नहीं कराओगे तो कुछ नुकसान होंगे। आप पहले बात करते हैं कि सर प्रोसीजर क्या होता है इसका। सबसे पहले आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म लेना है रजिस्ट्रार के ऑफिस से, जो भी आपके वहां पे एरिया में रजिस्ट्रार है, और वहां से एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे। फिर उसके अंदर आप कुछ इंफॉर्मेशन लिखेंगे। उस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या इंफॉर्मेशन मांगी होगी आपसे? नेम ऑफ द फर्म, प्रिंसिपल प्लेस और लोकेशन ऑफ द फर्म, कहाँ पे फर्म है आपकी, नाम क्या है, नेम ऑफ अदर प्लेसेस फर्म कैरीज ऑन बिजनेस। तो ऐसा तो नहीं कि आपकी और भी सब ब्रांचेस हैं, कहीं और भी आप बिजनेस कर रहे हैं। डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, कब आपने पार्टनर्स ने ज्वाइन किया। फिर उसके बाद, एक मिनट चला, लाइट नहीं आज ऑन की इसमें, इधर से भी लाइट ऑन कर दो बच्चा। फिर कब हमारे पार्टनर ने फर्म को ज्वाइन किया, और फिर उसके बाद नेम इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर, पार्टनर का पूरा नाम, उनका एड्रेस, एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ये हमारी अनलिमिटेड पार्टनरशिप है या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनी है, हम इसके अंदर पूरा स्पेसिफाई करेंगे। फिर गेट द स्टेटमेंट ड्यूली वेरीफाइड एंड साइंड बाय ऑल पार्टनर और बाय देयर ऑथराइज्ड एजेंट। फिर ये जो आपने इंफॉर्मेशन दी है, पार्टनर इसको सारे के सारे साइन करेंगे, या आपका अगर कोई ऑथराइज्ड एजेंट है, क्या मतलब कंपनी के सीए वगैरह को अपना ऑथराइज्ड एजेंट बना देते हैं, तो हमारे बिहाफ पे वो डॉक्यूमेंट साइन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइल द एप्लीकेशन अलोंग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस। और फिर आपने जो फाइल है, जो आपने पूरी एप्लीकेशन फिल कर दी, अपनी जो एप्लीकेशन जो है, जो भी उसकी फीस है हमारी रजिस्ट्रेशन की, उसके साथ हम रजिस्ट्रार के पास सबमिट करा देंगे। और फिर रजिस्ट्रार उसको अप्रूवल देखेगा कि हाँ भाई, अप्रूव करेगा उसको, ऐसे नाम की कोई और तो फॉर्म नहीं है, आपका नाम वगैरह चेक करेगा कि दो फॉर्म का सेम नेम तो नहीं है। और फिर वो आपको एक, जब अप्रूव हो गया कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा ऑफ द रजिस्ट्रेशन। एंड माइंड वन थिंग, the registration of a firm is not compulsory. It can be effected at any stage, that is at the time of its formation or at any time thereafter. मतलब कुछ जरूरी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन आपने अभी कराना है। आपकी इच्छा, आपने फॉर्म शुरू की, आप अभी रजिस्ट्रेशन कराए, आपको लगता है 2-4 महीने के बाद थोड़ा चला लेते हैं, अच्छा लगेगा तो हम रजिस्ट्रेशन करा देंगे, तो आप उसके बाद भी करा सकते हो। मतलब इट इज नॉट कंपल्शन कि जब फॉर्म स्टार्ट की जाए आपको तभी रजिस्ट्रेशन कराना है, आप उसके बाद भी करवा सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बड़ा सिंपल है। एक एप्लीकेशन ली, ठीक है, जो डिटेल मांगी उस पर लिखी, जो फीस है उनकी सबमिट कराई, रजिस्ट्रार उसको नेम को चेक करेगा, चेक बेसिकली यही करता है इस नाम की कोई और फॉर्म तो नहीं है, और फिर आपको वो रजिस्टर्ड कर देता है। दैट इज अ सिंपल प्रोसेस। अब आपकी फॉर्म रजिस्टर्ड हो गई। अब अगला क्वेश्चन आता है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। भाई अगर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, हमें लगता है बड़े अच्छे पार्टनर्स हैं, हमारी आपस में ठीक सारा चल रहा है, डीड हो गई, साइन हो गए, चल यार क्या करना है रजिस्ट्रेशन करा के, हमने नहीं कराई, तो अब उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे? सबसे पहले सर, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल ए केस अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म। मान लीजिए मैं अपनी फर्म का पार्टनर हूं, मेरे को लगता है फर्म ने मेरे साथ चीट किया है, मेरे बाकी पार्टनर ने मेरे साथ कहीं ना कहीं चीट किया है, तो मैं अपनी फर्म के अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकता अगर मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। पहला नुकसान। अ पार्टनर ऑफ एनी अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल ए केस अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर। अब ना तो फर्म के अगेंस्ट केस कर सकता हूं, ना किसी दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट केस कर सकता हूं। किस पार्टनर ने मेरे साथ चीट किया या कुछ गलत किया, नहीं कर सकता। An unregistered firm cannot file a suit against any third party or outside for recovery of claim. Even जो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म है, किसी और के अगेंस्ट थर्ड पार्टी, मान लो किसी कंपनी से हमने कुछ सामान लिया, उसने हमें गलत सामान दे दिया, चीट किया, हम उस थर्ड पार्टी के खिलाफ भी केस नहीं कर सकते।
एंड द अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल ए केस अगेंस्ट एनी ऑफ द पार्टनर। ये हमारा वही सेम पॉइंट रिपीट हो गया, यानी कि कुल मिला के अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो ना अपनी फर्म के अगेंस्ट, ना अपने पार्टनर के अगेंस्ट, ना किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट आप केस नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा नुकसान है यार गेटिंग। तो रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। अब कहते पार्टनरशिप फर्म सूटेबल कब होती है? कहते पार्टनरशिप फर्म सूटेबल होती है जब आपका बिजनेस स्मॉल है या मीडियम है। लास्ट स्केल पे पार्टनरशिप नहीं चलती है। लास्ट स्केल पे आपको बताऊंगा क्या बेस्ट होता है, कंपनी। स्मॉल स्केल के लिए और मीडियम स्केल अगर लेवल पे आपने काम करने तो कौन सूटेबल है? पार्टनरशिप फर्म। पर्सनल टच विद द कस्टमर इज एसेंशियल। जहां पे आपको लगता है कि पर्सनल टच चाहिए कस्टमर के साथ, कहीं ना कहीं हमें उनको डील करने की जरूरत है। इट इज कन्वीनियंट फॉर द प्रोफेशनल टू फॉर्म पार्टनरशिप। जैसे हमारे प्रोफेशनल सीएस वगैरह होते हैं, मिलकर अपनी पार्टनरशिप फॉर्म खोलते हैं। क्योंकि आपको बताओ जैसे कॉमर्स के बच्चे हो, कल को अगर आप सीए वगैरह करोगे ना, सीए की वैल्यू कब बनती है? अकेला सीए कुछ नहीं कर सकता। जब अपनी आप एक टीम बनाते हैं, आपकी पूरी एक पार्टनरशिप फर्म बनती है। क्योंकि आपको जैसे बड़े बड़े सीएस होते हैं ना, पता है कि ऑडिट क्या करना होता है? पूरा पीएनबी का ऑडिट करना है जी, पूरे एसबीआई का ऑडिट करना है जी, ऑल ओवर इंडिया। देन यू नीड द टीम। समझ आ रही है? तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं दे वर्क इन टीम, उनके लिए पार्टनरशिप फॉर्म बहुत बढ़िया रहता है। इट फैसिलिटेट पार्टनरशिप बिटवीन दोज हैविंग कैपिटल एंड दोज हैविंग टेक्निकल क्वालिफिकेशन। अब होता है ना, मेरे पास पैसा है और तुम्हारे पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, नॉलेज है, तो अगर आज हम दोनों पार्टनर बने, एक दूसरे का फायदा उठाएंगे और हमें बेनिफिट मिल सकता है। यानी कि दो पर्सन जो अलग अलग फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं, अगर वो पार्टनरशिप करते हैं तो दोनों को बेनिफिट मिलेगा। Then partnership is an ideal form of business formation when mutual trust and complementary skills are present among the partner. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है और उनकी जो क्वालिटीज हैं, जो उनकी स्किल्स हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया कि मान लीजिए सपोज करो कि मेरे को टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। आपके पास पैसा है लेकिन आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो अगर हम दोनों मिल जाएं, हमारे स्किल क्या हो गए एक दूसरे के लिए? कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, बेनिफिट दोनों को मिलेगा और ट्रस्ट होना चाहिए। तो डेफिनेटली इन दैट केस पार्टनरशिप फॉर्म इज सुटेबल। क्लियर बच्चे? यहां तक कोई डाउट किसी का? एनीबॉडी? अभी तक हमने डिस्कस क्या क्या कर लिया मेरे बच्चे? अभी तक हमने सबसे पहले डिस्कस किया सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर डिस्कस किया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और तीसरा हमने डिस्कस किया पार्टनरशिप। अब चौथा बात शुरू करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। भाई ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है? देखो, टर्म कोऑपरेटिव मींस वर्किंग टुगेदर एंड विद अदर फॉर ए कॉमन पर्पस। जब बात करते हैं ना कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव वर्ड किससे बना है? कॉपरेशन से। कॉपरेशन क्या होता है? जब लोग मिलके काम करते हैं किसी म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए, जिससे सबको कॉमन बेनिफिट हो, तो दैट वी कॉल कोऑपरेटिव मीनिंग। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? एक वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी का मतलब क्या हुआ? जो आप अपने आप बनाते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं की। वो पर्सन हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, बहुत तरह की होती है। इनका मेन पर्पस होता है कि आप आपस में 5, 10, 50 लोग मिले, इकट्ठे काम कर रहे हैं, किसके लिए? अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? अब क्या होता है इनके बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। इट एम्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट। इनका मेन पर्पस क्या होता है? हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, प्रमोट करें। एंड माइंड वन थिंग, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, नॉट ऑफ कैपिटल। कोऑपरेटिव सोसाइटी लोगों से बनती है, लोगों की एसोसिएशन है, ना कि कैपिटल की एसोसिएशन हो रही है। And cooperative society is compulsory required to be registered under the Cooperative Society Act 1912। अब ध्यान देना मेरी बात, हमने डिस्कस किया सोल प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर कराना कंपल्सरी नहीं है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को रजिस्टर कराना कंपल्सरी, हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। पार्टनरशिप ऑप्शनल है, कराओ या ना कराओ। लेकिन उत्तर जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करवाना कंपल्सरी है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। बात समझ आ रही है? अब a minimum of 10 adult persons are required to form a cooperative society। अब अगला क्वेश्चन आ गया भाई, कम से कम कितने लोग चाहिए?
अब इसको भी क्लियर करो। सोल प्रोप्राइटर में कितना बंदा होता है? एक। हिंदू अनडिवाइडेड में क्या कहते हैं? 3 सक्सेसिव जनरेशन हो सकती हैं, पर नंबर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मिनिमम 2 होनी चाहिए, मिनिमम 2, मैक्सिमम नो लिमिट, लेकिन 3 सक्सेसिव जनरेशन। पार्टनरशिप के बारे में क्या बात किया था? मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट वन। समझ आ गई मेरी बात? अंडरस्टैंड? अब सर, अब यहां पे लेकिन मिनिमम कितने परसेंट चाहिए? मिनिमम 10। क्यों याद करा रहा हूं? कंपैरिजन इज मस्ट। समझ आ रही है मेरी बात? क्योंकि ना आपको जब केस स्टडी आएगी तो उसमें आपको क्या लिखा होगा कि कुछ नंबर के बेस पे आया है कि एक हमने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, उससे मिनिमम 2 पर्सन रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम इतने हो सकते हैं, आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने नंबर से आइडेंटिफाई करना है। समझ आ रही है? आप उस नंबर से आइडिया लगाओगे ये कौन सी फॉर्म की बात हो रही है। तो यहाँ पे मिनिमम कितने चाहिए? 10, और मैक्सिमम की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। कैपिटल इज रेज फ्रॉम इट्स मेंबर थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स। हमारे जो मेंबर्स होते हैं उनको शेयर इशू करते हैं। हर मेंबर अपने शेयर लेगा जितना उसको लगाना है पैसा उसके अंदर। और सोसाइटी एक्वायर्स अ डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी आफ्टर रजिस्ट्रेशन। अब जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है एक लीगल एंटिटी अलग से बन गई, इसकी अपनी लीगल अलग से पहचान हो गई। यानी इसका मतलब होता है, लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि अब ये सोसाइटी के ऊपर कोई केस भी कर सकते हैं, और ये सोसाइटी किसी के ऊपर केस कर सकती है। ये सोसाइटी अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी भी ले सकती है, अपने बिहाफ पे कोई प्रॉपर्टी सेल भी कर सकती है। मतलब एक तरह से ये एक लीगल एंटिटी हो गई। मतलब सोसाइटी के नेम पे हम कोई भी काम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है फीचर्स, और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले वॉलंटरी एसोसिएशन है। सर इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पर्सन इसको ज्वाइन कर सकते हैं जिसका कॉमन इंटरेस्ट है, कोई कंपल्सरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एनी फार्मर कैन ज्वाइन द एग्रीकल्चर सोसाइटी और एनी कंज्यूमर कैन ज्वाइन द कंज्यूमर सोसाइटी। अब मैं आपको बताऊंगा अलग अलग सोसाइटी बनती है अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, तो अलग अलग सोसाइटी जैसा आपका इंटरेस्ट है जिसमें आप मेंबर बनना चाहो यू कैन बिकम। और मेंबर चाहे तो इसको लीव भी कर सकता है, अपना नोटिस देके कि मेरे को यहाँ पे काम नहीं करना। यानी ना आने पे रिस्ट्रिक्शन है, ना एग्जिट करने पे रिस्ट्रिक्शन है। इज इट क्लियर? Second, separate legal entity. It is compulsory for a cooperative society to get itself registered under the Cooperative Society Act. मैंने आपको बताया ना, यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। और जैसे रजिस्ट्रेशन हुआ, अब ये लीगल एंटिटी बन गई अपने मेंबर से अलग। यानी अब इट कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। मतलब ये सोसाइटी अपने नाम से प्रॉपर्टी ले भी सकती है और सेल भी कर सकती है, और किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है विद इट्स ऑन नेम। तो ये एक लीगल एंटिटी बन गई। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, वो इंडियन डेथ में काम नहीं कर पा रहा है, तो आपकी ये सोसाइटी को फर्क नहीं पड़ता, ये कंटिन्यू रहती है। इज इट क्लियर? तो दैट इज द सेकंड फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर बच्चा? अच्छा, मेरे को कौन बताएगा कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, क्या ये लीगल एंटिटी है? इज इट ए सेपरेट लीगल एंटिटी? सोल प्रोप्राइटरशिप, इज इट? नो, नॉट एट ऑल। जो आपका सोल प्रोप्राइटर है वो अपने नाम से ही सामान लेगा, अपने नाम से ही सामान बेचेगा, उसकी वो जो अलग से कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, यहां पे है। अंडरस्टैंड? अब फर्क समझ आ गया? मान लो कपिल एकेडमी है, उसका प्रोप्राइटर कौन है? मैं। अब मैं कपिल एकेडमी के नाम से कुछ नहीं खरीद सकता हूं, वो नाम बेसिकली किसका चलेगा? मेरा ही चलेगा। यू अंडरस्टैंड? कपिल एकेडमी इज नॉट ए सेपरेट एंटिटी, ये प्रोप्राइटरशिप है, बिकॉज आई एम द सिंगल ओनर ऑफ इट। समझ आ रही है? कल को अगर मैं सपोज कीजिए कोई इसको कंपनी वगैरह में कन्वर्ट करता हूं, देन इट बिकम द सेपरेट एंटिटी। फिर इसके नाम पे अलग से प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है और बेची भी जा सकती है। तो सोल प्रोप्राइटर एक लीगल एंटिटी सेपरेट नहीं होती। इज इट क्लियर? अब ये साथ में कंपेयर करना चाहिए ताकि हमें क्लियर होता रहे। लिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ पे लायबिलिटी कैसी है मेंबर्स की? भाई लिमिटेड। भाई मैंने जितने शेयर्स लगाए हैं, जितना अमाउंट लगाया अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, मेरा रिस्क उतना ही है, मेरी लायबिलिटी उतनी ही है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम।
अब सेकुलरिज्म कहते हैं क्योंकि मेंबर जो सिंस द मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ वन मेंबर वन वोट। देखो यहाँ पे एक बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, एक मेंबर को एक ही वोट मिलेगा, चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट कम है। मैंने कंपनी के 5 लाख के शेयर खरीदे, तुमने कंपनी के 10 लाख के शेयर खरीदे, डजंट मैटर, वन मेंबर वन वोट। आपके पास ज्यादा शेयर है या आपके पास कम शेयर है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं क्या होता है इसमें, सेकुलरिज्म होता है, वन मैन वन वोट। देन सर्विस मोटिव, कहते जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, इसका मोटिव हमेशा क्या है, सर्विस, वेलफेयर, अपने मेंबर के वेलफेयर के लिए काम करना है, प्रॉफिट अर्न करना, इसका कोई मोटिव। अदरवाइज इसके अलावा जितनी भी हमारी हैं, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप है चाहे पार्टनरशिप में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कर लो, कंपनी की बात करेंगे, सबका मेन मकसद क्या है भैया, प्रॉफिट अर्न करना। अब केस स्टडी में ये टैगलाइन याद रखना कि मान लो किसी एसोसिएशन की बात हो रही है, इसका मकसद क्या है, वेलफेयर ऑफ द मेंबर या वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, तो वो कौन सी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका प्रॉफिट मोटिव नहीं है, वो सिर्फ एक ही है, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर्विस मोटिव होते हैं अपने मेंबर को सर्व करना, हाँ प्रॉफिट इज ए सेकेंडरी मोटिव, अगर साथ साथ प्रॉफिट भी हो जाता है दैट्स गुड, पर मेन इज द सर्विस मोटिव। इज इट क्लियर? प्रॉफिट जो है प्राइमरी मोटिव नहीं होता, बाकी सबका प्राइमरी मोटिव ही क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग। फिर आगे चलते हैं फाइनेंस। सर इनकी जो कैपिटल होती है कहां से रेज करते हैं, मेंबर से। हाउ? थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स। इट कैन आल्सो रेज लोन फ्रॉम द बैंक। यानी अगर इनको फाइनेंस रेज करना है तो दो तरीके हैं, या तो शेयर इश्यू करेंगे अपने मेंबर्स को तो वहां से पैसा आ जाएगा, वो शेयर ले लेंगे, या बैंक से ये लोन भी ले सकते हैं। इक्वल वोटिंग राइट, मैंने बताया ना आपको किस प्रिंसिपल, डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल होता है हमारा, वन मैन वन वोट, ये उसके ऊपर बेस्ड है। चाहे आपके शेयर ज्यादा है चाहे आपके शेयर कम है, आपको वोट एक ही मिलेगा। तो इट इज बेस्ड ऑन इक्वल वोटिंग राइट। अब आता है इसकी मैरिट्स क्या है भाई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की क्या मैरिट्स होती है। सबसे पहले डेमोक्रेटिक सेटअप, पहली मैरिट तो यही है ना, इट इज वर्क विद द डेमोक्रेटिक सेटअप। एक बंदे को एक ही वोट मिलनी है, चाहे उसके शेयर ज्यादा है चाहे कम। मतलब ऐसा नहीं कि मैं ज्यादा शेयर खरीद के मैं अपनी डोमिनेंस दिखा दूंगा, नॉट एट ऑल। एक पर्सन को एक ही वोट मिलेगा, हर मेंबर को इक्वल राइट है, इक्वल चांस है पार्टिसिपेट करने का मैनेजमेंट में, यानी कि प्रॉपर डेमोक्रेटिक सेटअप है यहाँ पे। सेकेंड, लिमिटेड लायबिलिटी, ये भी इसकी फीचर हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट मैरिट हो गई कि लायबिलिटी क्या है भैया, लिमिटेड। मेरे जितने शेयर लिए हुए हैं, जितना पैसा लगाया हुआ है, बस मेरा रिस्क उतना है, उसके बाद मेरे कोई पूछने वाला नहीं है। तो लायबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड है, तो ये भी एक बहुत इसकी अच्छी मैरिट बन गई। कॉन्टिन्यूटी, ये भी मैरिट है। अगर एक मेंबर की डेथ हो जाए, छोड़ के चला जाए, उसको जेल हो जाए, कोई क्रिमिनल केस बन जाए उसके ऊपर, नो प्रॉब्लम, आपकी सोसाइटी चलती रहेगी, उसके आने या जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इज इट क्लियर? देन इकोनॉमिकल फंक्शनिंग। अब इसमें ना कहता है जो ऑपरेशन होते हैं ना कोऑपरेटिव सोसाइटी के, क्वाइट इकोनॉमिकल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ना एक कंसेप्ट होता है कि मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं हम सारे काम उन्हीं से करवाएंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, मान लो मेरे 40-50 मेंबर बन गए, 100 बन गए, तो जो मेंबर्स हैं वो खुद ही सारा काम करते हैं। इनका मतलब ये मोटिव रहता है कि सारा काम किससे कराया जाए, मेंबर से। अब जब मेंबर सारा काम कर रहे हैं, बाहर से कोई पर्सन हायर ही नहीं करने पड़े, तो आपका खर्चा काफी कम आता है। इट इज क्वाइट इकोनॉमिकल। इज इट क्लियर? अच्छा, फिर कई बार जैसे रॉ मटेरियल्स वगैरह ये डायरेक्ट खरीद लेते हैं, बल्क में खरीद लेते हैं, उससे भी इनकी कॉस्ट कम हो जाती है। अभी हम डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव प्रोडक्शन सोसाइटीज के बारे में। अब उनका रोल क्या होता है, जितने मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स। उनको रॉ मटेरियल वगैरह वो खरीद के खुद देते हैं। अब जब बल्क में सारे प्रोड्यूसर्स के लिए वो रॉ मटेरियल खरीदेंगे, कंपैरेटिवली वो काफी चीप मिलेगा, तो इसलिए भी ये इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि जब बल्क में आप खरीदते हैं तो वो चीज हमें सस्ती मिल जाती है। देन सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, डेफिनेटली बहुत बड़ा बेनिफिट है भाई। कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है, आफ्टर अ मिनिमम टाइम पीरियड जब गवर्नमेंट देखती है कि ये सोसाइटी बड़ा अच्छा काम कर रही है वेलफेयर के लिए,
तो गवर्नमेंट इसको कुछ स्पेशल बेनिफिट देने भी शुरू कर देते हैं, जैसे इन्हें कोई टैक्स वगैरह में रिबेट मिल जाती है, इन्हें रॉ मटेरियल कम रेट पे मिल जाता है। कभी गवर्नमेंट जो इनको कुछ अब लोन वगैरह लिया उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम कर देती है। तो इस तरह के बेनिफिट इनको मिलते रहते हैं, यानी कोई एक एडवांटेज है कि दे आल्सो गेट द गवर्नमेंट सपोर्ट। तो गवर्नमेंट भी समझ रही है ना कि इनका मकसद क्या है, वेलफेयर, तो गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है। कई बार रॉ मटेरियल कम रेट पे अप्लाई करा दिया, कभी आपको लोन दे दिया बड़ी सिंपल टर्म्स ऑफ कंडीशन पे, काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, टैक्स में रिबेट दे दिया, आपको टैक्स कम कर दिया, लाइक दैट। फिर आता है इजी फॉर्मेशन। सर इनको बनाना भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, वेरी सिंपल। 10 मेंबर कम से कम चाहिए जिनका कॉमन इंटरेस्ट हो, दे कैन मेक दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी इसका सिंपल है, बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज उसमें नहीं है। ओपन मेंबरशिप, अब ये भी इसकी मेरिट है भाई, ओपन मेंबरशिप है, कोई भी इसका मेंबर बन सकता है जब वो चाहे। मेरे को लगता है मैंने सोसाइटी का मेंबर बनना है, आई कैन बी। आपको लगता है आपने बनना है, आप बन सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कि नहीं भी हमने इस रिलीजन के बंदों को लेना है, इस कास्ट के बंदों को लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ओपन मेंबरशिप है। सोशल यूटिलिटी, अब इनका मेन मकसद क्या है भैया, सोशल जस्टिस, म्यूचुअल कॉपरेशन को प्रमोट करना। मैंने बार बार क्या बताया कि इनका मकसद क्या है, अपने मेंबर्स को हेल्प करना। दे प्रमोट सेल्फ हेल्प, मोरल वैल्यूज अमंग द मेंबर। इनका मकसद है अपने मेंबर से मोरल वैल्यूज को इनकलकेट करें। और डेफिनेटली हमारे जो ये इनका मकसद ये भी रहता है कि जो इकोनॉमिक पावर है कुछ हाथों में नहीं रहे, उसका बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी को ये प्रमोट करते हैं, तो ये भी इनका सोशल यूटिलिटी पॉइंट आ जाता है। अब आता है लिमिटेशंस क्या है, लास्ट टॉपिक है आज का, लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सबसे पहली लिमिटेशन है लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो इसमें क्या होता है, हर मेंबर को पता है मैं जितने मर्जी शेयर खरीदूं, मेरे को वोट का राइट सिर्फ एक ही है, तो इसीलिए वो जो मेंबर्स हैं वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो रिसोर्सेज यहाँ पे लिमिटेड होते हैं क्योंकि ज्यादा इन्वेस्ट करना वो पसंद नहीं करते, सबको वोटिंग राइट एक ही मिलना है। सेकेंड, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोग क्या बिलीव करते हैं कि जितने भी काम है हमारी कंपनी के, कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो कौन करेंगे, मेंबर्स करेंगे। अब मेंबर्स कई बार इतने एफिशिएंट नहीं होते। अब आप बोलो 50 मेंबर है, हर काम 50 हम सारे मिलके कर लेंगे, आप 50 एक्सपर्ट थोड़ा हो, और जब एक्सपर्ट काम नहीं करेगा उतनी एफिशिएंसी नहीं आएगी। तो वो काम इतना एफिशिएंसी के साथ नहीं होता क्योंकि ये प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स नहीं है। मेंबर कोई प्रोफेशनल थोड़ा है, वो एक्सपर्ट थोड़ा है, वो स्पेशलिस्ट थोड़ा है, तो वो एफिशिएंसी काम में नहीं आएगी। लैक ऑफ सीक्रेसी, क्योंकि सारे डिसीजन जो होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के मीटिंग में लिए जाते हैं सारे मेंबर्स की प्रेजेंस में, एंड एज पर द रूल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, देयरफॉर इट इज हार्ड टू मेंटेन द सीक्रेसी। ये रूल है कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा सब मेंबर्स की प्रेजेंस में लिया जाएगा। अब कोई भी एक मेंबर कोई इंफॉर्मेशन कई बार लीक भी कर सकता है, तो सीक्रेसी मेंटेन करना इतना पॉसिबल यहां पर नहीं है। क्योंकि सीक्रेसी कब मेंटेन होती है, जब कहीं ना कहीं आपका सेल्फ इंटरेस्ट होता है। अब सेल्फ इंटरेस्ट तो है ही नहीं, हम काम किसके लिए कर रहे हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, तो हर बात शेयर कर देते हैं, तो सीक्रेसी यहां पर मेंटेन नहीं रहती। गवर्नमेंट कंट्रोल, अब इसकी डीमेरिट बन जाती है क्योंकि गवर्नमेंट इनको बहुत सारी कंसेशन देती है, बेनिफिट देती है, तो गवर्नमेंट इसलिए इनको कंट्रोल भी करती है, इनको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो भी करना पड़ता है, इनके ऊपर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन रहती है। अगर गवर्नमेंट को जब चाहे इनके अकाउंट को सबमिट करने के लिए कह सकती है, और फिर इनको वो अकाउंट सबमिट करना पड़ेगा। अदरवाइज देखो ना, सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पार्टनरशिप में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हिंदू अनडिवाइडेड में भी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि आप गवर्नमेंट से सपोर्ट थोड़ा ले रहे हो, लेकिन जब गवर्नमेंट से आप सपोर्ट लोगे तो गवर्नमेंट आपसे जवाब मांगेगी, आपके अकाउंट चेक करेगी। देन कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स, कहते क्वाइट ओपन यहाँ पे ना कई बार डिस्प्यूट हो जाता है क्योंकि मेंबर अलग अलग सेक्शन से, अलग अलग सोसाइटीज हैं, हर एक की अपनी डिफरेंट ओपिनियन होती है, और अगर कोई भी मेंबर कई बार रिजिड एटीट्यूड दिखाए तो उसमें कई बार कोई बड़े सारे कंफ्लिक्ट और डिस्प्यूट हो जाती है, क्योंकि सबको राइट इक्वल है, कोई भी अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो मान लीजिए अलग अलग लोग आ रहे हैं, अलग अलग जगह से आ रहे हैं, अलग रिलीजन है, अलग उनका सोचने का तरीका है, अलग वैल्यूज है, तो सम टाइम डिस्प्यूट भी हो जाती है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, अब अभी इसमें एक भी डीमेरिट है भाई,
कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर मेरे शेयर्स हैं तो मैं उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता कि मैं बोलूं जी मेरे शेयर मेरे बच्चे को ट्रांसफर कर दिए जाए, मेरे भाई को ट्रांसफर कर दिए जाए, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर कोई मेंबर चाहना चाहते हैं वो अपनी जो शेयर थे उसको सबमिट करेगा सोसाइटी को, अपनी मनी को वापस ले सकता है। पैसे मिलेंगे उसको, शेयर नहीं मिलेंगे। मान लो मैं कहता हूं मैंने सोसाइटी का नहीं रहना मेंबर, मेरे 500 शेयर थे, तो 500 शेयर में क्या करूंगा, सोसाइटी को सबमिट कर दूंगा। सोसाइटी उन 500 शेयर की जो वैल्यू होगी मेरे को वो मनी दे देगी, यानी मैं अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कल करेंगे, आज यहीं तक।